हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगी कि इस चैनल पे तैयारी करते हैं हिंदी विषय की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, नेट जारक, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, विभिन्न राज्यों में लगी परीक्षाओं की। उसी के अंतर्गत दोस्तों हम केबीएस के पाठ्यक्रम में जो पीजीटी का पाठ्यक्रम है उसमें एक पुस्तक लगाई गई है जो सीबीएसई की है, कृतिका भाग 2, कृतिका भाग 1। उसी का अध्ययन कृतिका भाग 2 का हम कर रहे थे दोस्तों, जिसमें हमने ऊपर पढ़ा था साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ की यह हमने यात्रा वृत्तांत पढ़ रहे थे मधु काकरिया की। मधु काकरिया के बारे में हम पहले वीडियो में अच्छे से बात कर चुके हैं दोस्तों, तो हम आगे बढ़ाएंगे आज की कहानी वहीं से जहाँ से हम उसको छोड़े थे। आपको बताना चाहूँगी कि आप इस वीडियो पे जितने भी कंटेंट हैं आप ज़रूर देखिए। एजुसी नेट में लगी कहानियों पे हमने काफ़ी वीडियो बना रखा है दोस्तों। यदि आप इस चैनल पे हैं तो आप ज़रूर इन सब चीज़ों का लाभ उठाएं। चलिए चलते हैं। आपने देखा होगा ना, मतलब सारी डिटेल्स हम बात कर लिए। अब हम सीधा चलेंगे साना साना हाथ जोड़। साना साना हाथ जोड़ का अर्थ बता देती हूँ। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ। चलिए, लेखिका जब जा रही थी तो इन्होंने नेपाल के बॉर्डर पे ये जो है कि सुबह ही सीख लिया था साना साना हाथ जोड़। चलिए, हमने पढ़ लिया था यहाँ तक और उसी के आगे से पढ़ेंगे। वंचना एक तरफ, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आगे चलिए। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहां तक आ गए थे। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश का आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी। आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एंड रिपेइंग है। रिपेइंग मतलब आप समझ रहे हैं कि कम लेना और ज़्यादा देना। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। मन ही मन सोचा मैंने। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियां किसी बात पर एक कदर खिलखिला कर हंस पड़ी थीं कि जीवन लहरा लहरा उठा था और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। डैड डैड लेखिका बीच में काफ़ी चीज़ों को छोड़ रखा है दोस्तों। आगे चलते कहानी बढ़ाते हैं। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन वेट लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन वेट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र की ढेर सारी पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया कि हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या स्कूली बस नहीं? प्रश्नवाचक चिन्ह है। मणि से पूछने पर जितेन हंस पड़ा, मैडम यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा। चिकना बर्फीला का मतलब होता है बढ़े हुए पेट वाला, ठीक है, नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माओं के साथ मवेशियों को चराते हैं। मवेशी का मतलब होता है पशु। पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियां के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए हैं। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी सकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नाप कर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है कि जरा भी संतुलन बिगड़े, ठीक है, जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनी भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलें, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर से एक चेतावनी, वी केयर मैन ईटर अराउंड, पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे। काले काले ढेर सारे याक पहाड़ों पर गिरती बर्फ से
ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थीं। कुछ के सिर पर लकड़ियां के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान की धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। डॉट डॉट नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने सिक्किमी परिधान है। बोकू आपसे पूछा जाएगा ना, बोकू तो आप बताइएगा। सिक्किमी परिधान का मतलब कपड़ा होता है जो धारण करती हैं। चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता लेता उनका यौवन और श्रम से दबकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्र धनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी मैं चीख पड़ी थी। डॉट डॉट इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। पड़ाव लेना का मतलब रुकना होता है। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चित सो रही थी, उसी लायुंग में हम ठहरे थे। तीस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती तीस्ता में मिल रहा था। मध्यम 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 का मतलब धीरे धीमी और हल्की हवा बह रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे पक्षियों को कहते हैं, परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियां सी डॉट डॉट घुघुरों की झुंझुनाहट सी आंखें अनायास भर आई। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। वही डॉट डॉट वही सुख शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे पशु आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। दोस्तों आज आप सभी जान रहे हैं। यदि आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ आप अपने घर में पौधे लगाएं। यदि आप पौधे को काट रहे हैं तो ऐसा ना करें, नहीं तो हमारा वातावरण क्या होगा, असंतुलित हो जाएगा। अपराध, ठीक है, खिलवाड़ एक अक्षम्य अपराध है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया है। आइए आगे चलेंगे। दर्शन बन गया है। अंधेरे होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंचती। शिलाओं का मतलब ही पत्थर होता है, ठीक है। आगे चलें। नदी की धार तक पहुंचती बहते पानी को अपनी अंजुली में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौधा हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प लिया जाता है। क्या संकल्प करूं, पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल का मतलब होता है विष या जहर। सारी तामसिकताएं बह जाएं। इसी बहती धारा में रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण आप सभी जानते होंगे। संयोग जो है कि मिलन या संयोग, ठीक है, हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे ही देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद। लायुंग की सुबह, लायुंग वहाँ का स्थान है दोस्तों, बेहद शांत और सुरम्य। तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कलकल कर बहती हुई अधिकतर लोगों की जीविका
का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। सुबह में अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल का मतलब आप समझ रहे होंगे, मतलब तल पे जमीन, मतलब जहाँ से एक तरीके से आप समझने का प्रयास करें कि अस्तर, जहाँ से पानी वाला अस्तर होता है वहां तक से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। वहीं हम पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। स्नोफॉल आपने पढ़ा होगा, दिल्ली में भी होता है, जैसे सांस लेने की समस्या होती जा रही है। पर यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहां सर्तिया बर्फ मिल जाएंगी। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाव जो कि अभी तक टूरिस्ट स्टाफ नहीं बनने के कारण सुर्खियों का मतलब चर्चा होता है, सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाव जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफर था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर से बाहर में हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखी उसका महुआ गुडुप कर लिया, मतलब खा लिया, निगल गई। मीठी झिड़कियों देखकर उसने गाय को भगा दिया था। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाव की ओर। कटाव का रास्ता खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी, मतलब कि ये था कि वो उसे पता था, वो लोकल आदमी था, तो उसी अंदाज से गाड़ी को क्या कर रहा था, चला रहा था। ठीक है, चलिए, चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादलों की चीर कर निकलती हमारी जीप। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था और उस पर बारिश एक चूक और सब खलास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर सबल आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाजों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नजर पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ के ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए, एकदम ताज़ा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है। यह बर्फ थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब ओर गिरी हुई बर्फ। मैं जीप की खिड़की से मुड़ी निकाल दूर दूर तक देख रही थी। चांदी से चमकते पहाड़। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोछे। वहाँ की लैंग्वेज होगी छोटी, या तो लेखिका, इसका मतलब होता है अच्छा। वहाँ उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। तिम्रो माया सैधो मलाई सताउच, मतलब तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहु और बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। ध्यान दीजिए, प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। हम सभी सैलानी अब जीप से उतर
कर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सावधानी थी। बर्फ क्या थी? सर्वाधिक थी। घुटनों तक नरम नरम बर्फ, ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हम लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने लगे थे। मतलब कि उस नज़ारे को क्या कर रहे थे लोग? वीडियो में ले रहे थे। मेरे पांव छन छन करने लगे थे, मन वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को भी भर देखूं। पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर लूं, पर कटाव, युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या इस एक भी दुकान नहीं थी। स्पॉट का मतलब होता है ना वो प्लेस, मतलब कि कहते हैं ना कभी कभी कि ऑन द स्पॉट इनकी मौत हो गई, तो मतलब वो स्थान जहाँ पे वो टूरिस्ट स्पॉट था वहाँ वो लोग क्या थे? नहीं थे, मतलब दुकानें नहीं थी। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर, दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूप में इसे फिर देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षण में यह हिमशिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़े रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की, जीवन सत्यों को खोजा, सर्वे भवन्तु सुखी नाम। यह महामंत्र पाया होगा, अंतिम संपूर्णता का प्रतीक, वह सौंदर्य ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। और तभी दिमाग में कौंध की मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता? पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर मणि उस समय किसी दूसरे की सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ हैं पूरे एशिया के। देखो, प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रहण कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राहि त्राहि मचती है तो ये ही बर्फ शिलाएं पिघल जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तारावट पहुंचाती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। मणि ने अभिभूत को माथा नवाया। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों के, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर है। स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। आत्मा को अनंत परतों की चिंता हुआ। हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियां ध्यान आया। यह बॉर्डर एशिया है। थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में? उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था। आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वह जो है कि कैदी से उन्होंने पूछा, फिर देखिए कैदी ने उन्हें जवाब भी दिया। आइए, हंस दिया। एक उदास क्या थी, मतलब कैदी के मुंह से चेहरे से एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। फेरी भेटूला, फिर मिलेंगे। कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। मन उदास हो गया। भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीलू इलाकों में वैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे, हमारे ये जवान पौष और माघ मतलब दिसंबर जनवरी, पौष माघ का मतलब दिसंबर जनवरी में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं और जिन सकरे घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद से पूर्व ही खत्म हो गए।
मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था, लेखिका कह रही हैं। बहरहाल डॉट डॉट अब हम लायुंग्स वापस लौटकर फिर यूम थांग की ओर। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा ताज़ा आया था। यूम थांग की घाटियों में नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेरों ढेरों प्रियुता और रुड्रेडो के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस तरह भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी है। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ, मतलब उनकी जो फीमेल बंदर होती है वो उसके बच्चे। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब यूम थांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटाओं के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांच होता है मंजिल तक का सफ़र। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से पूछा मैंने, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तो टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फैला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कि कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। आई क्या विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम रकम की जानकारियां देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद भी उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? क्वेश्चन मार्क। उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है। मैंने कहा, गैंगटॉक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब होता है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वहाँ फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला, इसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रख कर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकाल कर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप जिस टूरिस्ट से उन्होंने बात किया है, उस समय के जो सिक्किम भारत में मिलाया गया था, उसके बाद जो कप्तान शेखर दत्ता थे, इनका नाम नोट डाउन कीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन ही रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन में कहती हूँ। जीप आगे बढ़ने लगी। तो दोस्तों, आज लेखिका की यह यात्रा यहाँ तक ही समाप्त हुई और आप देखेंगे हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे यही ठैया झूलनी हेरानी हो रामा। ठीक है, और इसे कितने प्रश्न बन सकते हैं आप इन्हें ध्यान से देखेंगे। प्रश्नों को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। 2-3 प्रश्न हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला है कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। ये आपने कहानी पढ़ा होगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ की महिलाएं, आपने देखा, बहुत अच्छे से कार्य कर रही थी। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना
किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। तो आप ये भी समझ पा रहे होंगे। जितेंद्र नारगिल ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी, लिखिए। ये रही, यदि आप हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं सीबीएसई बोर्ड से दोस्तों, तो ये आपके पाठ्यक्रम में मेहनत से पढ़ें। वीडियो एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा रीड करें, लेकिन कहानी को बहुत अच्छे से पढ़ें। इनकी यात्रा तो मुझे बहुत अच्छी लगी। आप यहाँ तक वीडियो में बने हैं दोस्तों, तो इस मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।